गुड आफ्टरनून। तो संडे के टेस्ट में यानी कल के टेस्ट में वेव्स आ रही है और वेव्स में बीट्स और स्टेशनरी वेव और सुपरपोजिशन ऑफ वेव यानी कि बीट्स और स्टेशनरी वेव वगैरह आ रहा है। तो आप लोग कह रहे थे कि इसका रिवीजन करना है, तो चलिए हम लोग पहले बीट्स का रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से बात सुनेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि जो इक्वेशन ऑफ वेव होती है वो देखने में कुछ प्रकार की होती है। फाई इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी और के एक्स के बीच में एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों प्लस होते मतलब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस होता तो ये वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही होती। लेकिन जब ओमेगा टी का साइन और के एक्स का साइन अपोजिट होता है तो ये माना जाता है, ये तो ऐसा होता है कि वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जीरो पोजीशन पर यानी कि जहां से वेव निकली है, ठीक है ना, वहां पर हम इसकी इक्वेशन देखेंगे तो x बराबर 0 लिखा जाएगा, ठीक है ना। जहां से वेव निकली है वहां पर पोजीशन 0 मानी जाएगी। तो हमारी वेव की इक्वेशन उस समय केवल इतनी नजर आएगी, जिसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओमेगा को हम 2 पाई f लिख सकते हैं और ये वेव की इक्वेशन मानी जाएगी। लेकिन कहां पर बताइए, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 का मतलब होता है जहां से वेव डेवलप हुई है, यानी कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है ना। और इसको वाइब्रेट करा दिया गया। जब वाइब्रेट करा दिया गया तो देखिए इसके जो दोनों प्रॉन्ग हैं वो देखिए वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे और यहीं से वेव बनना स्टार्ट होगी। ये देखिए फर्स्ट एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है, ये चौथी वेव है, पांचवी वेव, पूरी छठवीं वेव हो गई, ठीक है ना। ये देखिए ये आपकी वेव को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। ये एक सिंगल वेव, ये दूसरी, ये तीसरी, इस प्रकार से यहाँ से लगातार वेव निकलेंगी और कुछ समय बाद वो बहुत दूर तक चली जाएंगी, बहुत सारी वेव्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अब आइए बात करते हैं बीट्स की। बीट्स क्या है और ये कैसे बनती हैं और इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, आइए देखते हैं। देखिए जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अंतर हो, दो वेव होनी चाहिए, दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर हो, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और आगे जाके सुपरइम्पोज कर जाती हैं तो बीट्स बनती हैं। बीट्स क्या होता है, बीट जब बनती हैं तो एक ही जगह पर आप खड़े रहेंगे तो आपको एक बार लाउड साउंड, एक बार साइलेंस, फिर लाउड साउंड, फिर साइलेंस, फिर लाउड साउंड, फिर साइलेंस, फिर लाउड साउंड, फिर साइलेंस, इस प्रकार का सुनाई पड़ेगा, इस प्रकार का इफेक्ट सुनाई पड़ेगा और इन्हीं को हम लोग बीट्स कहते हैं, ठीक है ना। कैसे होगा, एक लाउड साउंड होगी, फिर साउंड धीमे धीमे कम होती जाएगी और बिल्कुल बंद हो जाएगी। बंद होते ही फिर से साउंड का बढ़ना शुरू होगा और कुछ देर बाद वो लाउड हो जाएगी और फिर धीमे धीमे साउंड की इंटेंसिटी कम होना शुरू होगी, ठीक है ना। तो साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो बढ़ेगी और सबसे ज्यादा मतलब लाउड हो जाएगी, फिर घटते घटते 0 हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते लाउड हो जाएगी, फिर घटते घटते 0 हो जाएगी। इस प्रकार से रेगुलर इंटरवल में लाउड साउंड और रेगुलर इंटरवल में साइलेंस आपको अपीयर होगा, ठीक है ना। और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बीट्स फॉर्मेशन। तो बीट्स फॉर्मेशन कब होता है भाई, बीट्स फॉर्मेशन तब होता है जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो, है ना, सेम डायरेक्शन में, अप्रोक्सीमेटली सेम डायरेक्शन में चले। जैसे कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हमने ले लिए, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट करा दिया। कैसे वाइब्रेट कराते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे पकड़ते हैं, हाथ में मार देते हैं या रबर के पैड में ऐसे मार देते हैं तो उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनती है जो समय के साथ आगे बढ़ती है। देखिए समय के साथ आगे बढ़ रही है, देखिए ये भी समय के साथ आगे बढ़ रही है और ये वेव भी समय के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। इस वेव की फ्रीक्वेंसी f1 है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी f2 है। कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f1 हर्ट्ज है और दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f2 हर्ट्ज है। फिर कभी स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं समझता। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये 200 हर्ट्ज है मतलब एक सेकंड में 200 वेव्स निकल रही हैं, इससे तो एक सेकंड में 200 वेव्स निकल रही हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 202 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि इससे एक सेकंड में 202 वेव्स निकल रही है। जैसे देखिए ये है फर्स्ट वेव, एक वेव हो गई, ये है देखिए सेकंड वेव, एक और हो गई। ऐसे ही देखिए चलते जाएंगे तो आपको तमाम सारे वेव्स के हाँ, ये देखिए फर्स्ट वेव, ये एक वेवलेंथ है, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव, है ना।
तो एक सेकंड में जितनी वेव्स निकलती हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 202 हर्ट्ज है, मतलब इस ट्यूनिंग फॉर्क से एक सेकंड में 202 वेव्स यानी कितना 202 वेव्स निकल रही हैं और समय के साथ वो आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से पूरे स्पेस में ये वेव कुछ देर में फैल जाएगी। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो अभी साउंड यहाँ पहुंचेगी, फिर वहां पहुंचेगी, फिर वहां पहुंचेगी, फिर वहां पहुंचेगी। हम बोलते रहेंगे और साउंड वहां तक बहुत दूर तक हमारी फैल जाएगी और वहां तक जहां तक पहुंचेगी वहां तक हमारी साउंड हम लोगों को सुनाई पड़ेगी। तो देखिए ए की फ्रीक्वेंसी एट x इज इक्वल टू 0 हम सोल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि x बराबर 0 पर जो कैलकुलेशन होता है वो काफी कम रहता है, आराम से समझ में आ जाता है। y1 इज इक्वल टू a sin 2 पाई f1t एंड सेकेंड वेव की इक्वेशन मान लीजिए a sin 2 पाई f2t, ठीक है ना। अब देखिए दोनों वेव सुपर इम्पोज हो गए, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो हम कॉमन ले लेंगे और sin 2 पाई f1t प्लस sin 2 पाई f2t होगा। और अब sin c प्लस sin d का फार्मूला लगेगा। sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t एंड sin 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2t, और ये है बीट्स वेव की इक्वेशन। ये जो आपके सामने सबसे नीचे नजर आ रही है ये इक्वेशन ऑफ बीट्स वेव है। थोड़ी इक्वेशन बड़ी है, कठिन लगती है लेकिन कठिन है नहीं। ये है बीट्स वेव की फ्रीक्वेंसी f1 f2 क्या है, फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी f1 है, सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी f2 है, ठीक है ना। और ये बीट्स वेव की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये इसमें ये जो पार्ट तुमको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बीट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ बीट वेव, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे बी लिख देते हैं। ए के नीचे बी लिखे होने का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ बीट वेव। और ये जो पूरी चीज आपको नजर आ रही है ये इक्वेशन ऑफ बीट वेव। सारा खेल इसी का है, जो ये ग्रीन में कवर्ड है, सारा खेल इसी का है, इसी को पूरी तरह से समझना है। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स वेव। ये टाइम का फंक्शन होता है, मतलब ये वेरिएबल होता है, टाइम का फंक्शन है मतलब वेरिएबल है। आइए इसी पर फोकस करते हैं और समझते चले जाएंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स वेव इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t, ठीक है ना। यहां पर ये क्या है, ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बीट्स वेव का एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू ये है। देखिए बीट्स वेव का एम्पलीट्यूड और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2a के बराबर होती है। a क्या है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेव इज a और बीट्स वेव के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू 2a के बराबर होती है। और यहाँ पर ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग f के नीचे a से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 10 हर्ट्ज है। मान लो इसको सॉल्व करने पर जब हमने f1 माइनस f2 बाई 2 किया तो मान लीजिए कि लेट 10 हर्ट्ज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बीट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो अपनी किसी भी वैल्यू को एक सेकंड में 10 बार रिपीट करता है। अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 20 हर्ट्ज आ गई, यानी कि बीट्स वेव का एम्पलीट्यूड अपनी किसी भी वैल्यू को एक सेकंड में 20 बार 20 बार रिपीटिशन करता है, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ बीट्स वेव। हम तो जानते हैं कि इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो बीट्स वेव की इंटेंसिटी भी बीट्स वेव के एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा IB, हाँ यहाँ पर आ जाएगा IB और यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर
और cos स्क्वायर 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t, ठीक है ना। और एक स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं i, ए स्क्वायर की जगह पर i लिख सकते हैं। क्यों? अभी अभी हमने बताया था कि i प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर i स्क्वायर i लिख सकते हैं। cos स्क्वायर 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ बीट्स वेव। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स वेव और ये है इंटेंसिटी ऑफ बीट्स वेव। आइए अब हम ये समझें, सीखें कि कहाँ किस किस टाइम पर हमको लाउड साउंड और किस किस टाइम पर हमको साइलेंस अपीयर होगा। ये पहले तैयार करिए अच्छी तरह से, पूरा फोकस इतने में ही करिए। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स वेव और इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया? एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स वेव बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझा देते हैं। cos स्क्वायर 2 पाई, और इसको बार बार इतना बड़ा लिखने के बजाय इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड इनटू टी शॉर्ट में इस प्रकार से डिनोट करके हम और अच्छे से इसको छोटा करके याद कर सकते हैं। आई इंटेंसिटी ऑफ बीट्स वेव इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 2 पाई ft, यानी बीट्स वेव की इंटेंसिटी भी वेरिएबल होती है। इंटेंसिटी वेरिएबल होती है तभी तो कभी लाउड साउंड कभी साइलेंस, कभी लाउड साउंड कभी साइलेंस, लाउड साउंड और साइलेंस और लाउड साउंड और साइलेंस और लाउड साउंड और साइलेंस एकदम रेगुलर इंटरवल में अपीयर होते हैं, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में। मतलब लाउड के बाद साइलेंस अगर हाफ सेकेंड में आया है तो साइलेंस के बाद लाउड हाफ सेकेंड में आएगा, फिर लाउड के बाद साइलेंस हाफ सेकेंड बाद आएगा, फिर साइलेंस के बाद लाउड फिर से हाफ सेकेंड के बाद आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल रेगुलर लाउड साइलेंस बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में अपीयर होते हैं। अब हम लोग एक तरफ मैक्सिमा यानी कि लाउड साउंड और एक तरफ हम लोग मिनिमा यानी कि साइलेंस को स्टडी करेंगे। लाउड साउंड और साइलेंस को हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे। चाहिए तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए कि cos स्क्वायर 2 पाई f8t की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम मतलब 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 पाई f8t कैन बी प्लस या -1, क्योंकि रूट लेंगे ना, तो 1 का रूट लेंगे तो +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। इस प्रकार से 2 पाई f8t का जो वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। हाँ, इस पर 1, इस पर -1, इस पर 1, इस पर -1, इस प्रकार से 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है। तो ऐसे समझते समझते हम समझेंगे कि n पाई भी हो सकता है, रेडियन, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो जो टाइमिंग्स आएंगी लाउड साउंड की वो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएंगी। हाँ, टाइमिंग जो मिलेंगी लाउड साउंड की वो दिस अपॉन दिस फैक्टर। तो पहले 0 से जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, पाई से जब डिवाइड होगा तो 1/2fa, है ना। 2 पाई से डिवाइड होगा तो 2/2fa, 3 पाई से डिवाइड होगा तो 3/2fa, 4 पाई से डिवाइड होगा तो 4/2fa। ये वो टाइमिंग्स हैं। हाँ, 5 पाई से डिवाइड होगा तो 5/2fa और n पाई से डिवाइड होगा तो n/2fa। ये वो टाइमिंग्स हैं जब आपको लाउड साउंड अपीयर होगा। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि दो लाउड साउंड के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इस टाइम और इस टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू लाउड साउंड, बिटवीन टू लाउड साउंड में किसी भी अगले टाइम को पिछले टाइम से माइनस कर दो। तो दिस माइनस दिस करोगे तो 1/2fa आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो भी 1/2fa आएगा, दिस माइनस कोई भी दो कर लो भाई। 3/2fa माइनस 2/2fa तो क्या आ गया बताइए? 1/2fa। fa क्या है? एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना।
आइए यहाँ पर वैल्यू रखकर देख लेते हैं। 1/2 F1 माइनस F2 बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1/F1 माइनस F2 सेकेंड। ठीक है ना, ये है टाइम इंटरवल बिटवीन द टू लाउड साउंड। ठीक है, सेकेंड में आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में रखेंगे। मान लीजिए इसको सॉल्व करने पर 0.1 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करने पर हम थोड़ा आसान बनाते हैं। इसको सॉल्व करने पे 0.5 आ गया। 0.5 मतलब हाफ सेकेंड। ठीक है ना, इसका मतलब है कि हर हाफ सेकेंड बाद आपको लाउड साउंड सुनाई पड़ेगी। ठीक है ना, हर हाफ सेकेंड के बाद आपको लाउड साउंड, जैसे ये सबसे लाउड हो गया, फिर धीमे धीमे कम होते होते साइलेंस हो जाएगा, फिर धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते फिर से लाउड हो जाएगा। तो दो लाउड के बीच में जो गैप होगा दैट विल बी 0.5 सेकेंड। इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल ऑफ बीट्स। ठीक है ना, टाइम इंटरवल ऑफ बीट्स, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू लाउड साउंड, दो लाउड साउंड को ही हम लोग बीट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स जिसको हम लोग डेल्टा एफ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जिसको हम लोग डेल्टा एफ कहते हैं, वो 1 टाइम इंटरवल के बराबर होगा। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी टाइम इंटरवल के रेसिप्रोकल होगी। तो डेल्टा एफ इनवर्सली तो 1/डेल्टा टी। जब 1/डेल्टा, ये डेल्टा टी है, जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा F1 माइनस F2 आ जाएगा। ये वाला माइनस लगाने का मतलब है कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी कम, एक वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हमें ज्यादा वाले से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। इतने हर्ट्ज हो गए, इसको हम लोग कहते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बड़ा फेमस वर्ड है बीट फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 303 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। तो 303 माइनस 300 मतलब कितना आएगा 3 हर्ट्ज आएगा। माना कि इसको सॉल्व करने पर, मतलब इसको माइनस करने पर मान लीजिए कि 3 हर्ट्ज आ गया। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में आपको 3 बार लाउड साउंड सुनाई पड़ेगी। अगर 4 हर्ट्ज आ गया, इसका मतलब है 1 सेकंड में आपको 4 टाइम्स लाउड साउंड सुनाई पड़ेगी। मानिए 6 हर्ट्ज आ गया, मतलब 1 सेकंड में 6 बार लाउड साउंड सुनाई पड़ेगी। अगर 2 आ गया, हाँ, अगर बीट फ्रीक्वेंसी का आंसर 2 आ गया तो 1 सेकंड में 2 बार लाउड साउंड सुनाई पड़ेगी। अगर 3 आ गया बीट फ्रीक्वेंसी का आंसर, तो 1 सेकंड में 3 बार लाउड साउंड सुनाई पड़ेगी। ये आपको मैंने लाउड साउंड के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब अगर कोई कहता है कि दो लाउड साउंड के बीच का इंटरवल कितना होगा, तो आंसर होगा 1/F1 माइनस F2। और अगर कोई कहता है कि 1 सेकंड में कितना बार लाउड साउंड सुनाई पड़ेगी, यानी कि वो बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा F1 माइनस F2। बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी से छोटी वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही बीट फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाएगा, या फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाएगा। अब आ जाते हैं मिनिमा की बात करते हैं। तो मिनिमा होने के लिए इस फैक्टर को मिनिमम होना पड़ेगा, यानी कि cos स्क्वायर 2 पाई FAT को मिनिमम होना पड़ेगा। और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। इस प्रकार से cos 2 पाई FAT also will be equal to 0। हाँ, 0 का रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। इस तरीके से 2 पाई FAT कैन हैव द वैल्यूज π/2। हाँ, cos थीटा का मान 0 पहले π/2 पे होता है, अगली बार 0 कब होता है बताओ, 3π/2 पर होता है, फिर 5π/2 पे होता है, फिर 7π/2 पे होता है। वेव्स में पैटर्न बिल्कुल फिक्स होते हैं। यानी कि हम अगर जनरल आंसर लिखें तो 2n-1 π/2। ये वो टाइमिंग्स हैं जब साइलेंस अपीयर होगा, 2n-1 π/2। ठीक है ना, ये वो टाइमिंग्स हैं जिसमें आपको साइलेंस अपीयर होगा, कोई साउंड उस समय सुनाई नहीं पड़ेगी। मतलब इस टाइम अभी निकालने जा रहे हैं, तो जब हम t निकालेंगे तो इसको नीचे लेकर आएंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा और पहला रिजल्ट आएगा 1/4 FA, दूसरा रिजल्ट आएगा 3/4 FA, फिर अगला रिजल्ट आएगा 5/4 FA, अगला रिजल्ट आएगा 7/4 FA, और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 2n-1
2n-1/4fa, ये वो टाइमिंग्स हैं जिन टाइमिंग्स पर आपको साइलेंस अपीयर होगा। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं कि दो साइलेंस के बीच कितना इंटरवल होगा। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव साइलेंस। तो भी आप क्या करेंगे, किसी भी अगले से पिछला घटा देंगे। तो घटा के देखिए भाई, चलो इसी को इससे माइनस कर लो। तो 3/4fa माइनस 1/4fa, तो ये आ गया 2/2fa, यानी कि 1/2fa दोबारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने इंटरवल में हमको लाउड साउंड सुनाई पड़ती हैं, उतने ही इंटरवल में हमको साइलेंस भी अपीयर होगा, यानी कि इसका रिजल्ट भी 1/f1 माइनस f2 होगा सेकेंड। यानी कि दो साइलेंस के बीच में भी उतना ही इंटरवल होगा जितना दो लाउड्स के बीच में होगा। ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करने पर 1.5 सेकेंड आ जाता है तो इसका मतलब है कि एक साइलेंस के 1.5 सेकेंड बाद अगला साइलेंस, और उसके 1.5 सेकेंड बाद अगला साइलेंस, और उसके 1/5 सेकेंड बाद अगला साइलेंस होगा। और जितने सेकेंड इंटरवल में साइलेंस अपीयर होगा उतने ही इंटरवल में लाउड्स भी अपीयर होंगे। लाउड्स और साइलेंस ऑल्टरनेट रहेंगे। लाउड सुनाई पड़ा फिर एकदम नहीं सुनाई पड़ेगा, फिर लाउड होगा फिर नहीं सुनाई पड़ेगा, फिर लाउड फिर नहीं, फिर लाउड फिर नहीं, फिर लाउड फिर नहीं। तो लाउड और साइलेंस के बीच जो इंटरवल होगा वो इसका भी आधा होगा, क्योंकि ये इंटरवल किसका है, साइलेंस टू साइलेंस का, और ये इंटरवल किसका है, लाउड टू लाउड का। जितना इंटरवल लाउड टू लाउड है उतना इंटरवल साइलेंस टू साइलेंस है। और लाउड और साइलेंस ऑल्टरनेट है, मतलब लाउड के बाद साइलेंस कितने टाइम बाद आएगा, इसके आधे टाइम बाद आएगा, क्योंकि ये साइलेंस टू साइलेंस का इंटरवल है, और ये लाउड टू लाउड का इंटरवल है। और लाउड के बाद बीच में साइलेंस पड़ता है, फिर लाउड पड़ता है, फिर साइलेंस पड़ता है, फिर लाउड पड़ता है। इसका मतलब है एक लाउड और एक साइलेंस के बीच में, या एक साइलेंस और एक लाउड के बीच में जो इंटरवल होगा वो इस टाइम इंटरवल का भी हाफ होगा। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बातें जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए सब बताया जा रहा है कि आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोगों ने दो लाउड के बीच का टाइम इंटरवल और दो साइलेंस के बीच का टाइम इंटरवल और एक लाउड और एक साइलेंस के बीच के टाइम इंटरवल को समझ लिया। अब एक बात ये सुनिए कि आपको वेद में ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि हमारे जो कानों की जो संवेदनशीलता है वो ऐसी है कि हम दो अक्षरों को सुन पाते हैं जब उनके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो 1/10 सेकेंड से ज्यादा होता है। जैसे आप ये दोनों साउंड सुन पाए, इसका मतलब है कि इन दो साउंड टक टक के बीच में जो इंटरवल रहा होगा वो 1/10 सेकेंड से ज्यादा का रहा होगा। आप मेरे सारे अक्षर अलग अलग सुन पा रहे हैं, अलग अलग। तो आ और ला के बीच में जो इंटरवल होना चाहिए वो 1/10 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। अलग 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 सुनाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है आ और ला और गा के बीच में जो इंटरवल है वो 1/10 सेकेंड से ज्यादा है। राम RAM तीनों सुनाई पड़ रहे हैं, तो R और A के बीच का गैप 1/10 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, और A और M के बीच का गैप भी 1/10 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। अगर R और A और M अगर R और A के बीच का गैप 1/10 सेकेंड से कम है तो R और A में कोई भी साफ सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर A और M के बीच का गैप 1/10 सेकेंड से कम है तो A और M में दोनों में से कोई भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा। ना आप A को सुन पाएंगे ना आप M को सुन पाएंगे। तो अगर आप बहुत जल्दी बोलते हैं तो लोग कहते होंगे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना। और ऐसे सिचुएशन तब होती है जब टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड से कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो लाउड साउंड कब सुनाई पड़ेंगी, हमें दो लाउड साउंड तब सुनाई पड़ेंगी जब उनके बीच का इंटरवल 1/10 सेकेंड या से ज्यादा हो, या चलो बराबर हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये इंटरवल 1/10 सेकेंड से कम है, मतलब कोई बहुत जल्दी बोल रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी बोल रहा है, तो आप उसके शब्दों को सुन नहीं पाएंगे, सारे शब्द मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आप हम तो वेलोसिटी आप सुन पा रहे हैं। वेलोसिटी आप क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि V और E के बीच में जो हम गैप दे रहे हैं वो निश्चित रूप से 1/10 सेकेंड से ज्यादा है।
वेलोसिटी, ई और एल, एल और ओ और सी और आई और टी और वाई के बीच में तो टाइम इंटरवल हम बोलने में दे रहे हैं वो 1/10 सेकंड से ज्यादा है। अगर वो ठीक 1/10 सेकंड के बराबर होगा तो भी थोड़ी मुश्किल तो पड़ेगी, लेकिन सुनाई पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर दो अल्फाबेट्स के बीच में जो इंटरवल है वो 1/10 सेकंड से भी कम हो गया तो वो दोनों ही अल्फाबेट हमको मिक्सअप सुनाई पड़ेंगे और हमें ये समझ में नहीं आएगा कि बोलने वाले ने क्या बोला, ठीक है ना। तो अगर हमें ये दो ठक ठक, ये दो लाउड साउंड साफ सुननी है तो इनके भी जो इंटरवल होना चाहिए वो 1/10 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए। इतना क्लियर है। और टाइम इंटरवल का एक तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है इस समय। और टाइम इंटरवल कितना होता है, 1/f1 - f2 होता है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10। तो जब हम इसको पलटेंगे हाँ तो साइन भी पलट जाएगा, और क्या, जब ये पलटते हैं तो साइन भी पलट जाता है, सब कुछ पलट जाता है। यानी कि f1 - f2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज, ठीक है ना, 10 हर्ट्ज। सब कुछ पलट जाता है भाई, जब निशान पलटता है सब कुछ पलटता है। ये पलटेगा तो साइन भी पलटेगा और ये भी पलटेगा और ये भी पलटेगा। तो सेकंड पलटेगा तो 1/सेकंड, 1/सेकंड मतलब पर सेकंड मतलब हर्ट्ज, ठीक है ना। तो f1 और f2 का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर हमें बीट्स सुननी है तो हम दो ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, हम ऐसे दो ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। कैसे दो लेंगे बताओ, हम ऐसे दो ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए एक की 300 हर्ट्ज है, यानी कि एक सेकंड में 300 वाइब्रेशन होते हैं, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 303 हर्ट्ज है। तो निश्चित रूप से हमें बीट्स बनेंगी भी और हमें सुनाई भी पड़ेंगी। हमें करना सिर्फ ये होगा कि हमें इनको वाइब्रेट करा देना होगा। कैसे वाइब्रेट कराते हैं, रबर या चमड़े के पैड में मार देते हैं, हाँ दोनों को एक साथ ऐसे मार के ऐसे एक के नीचे एक रख देते हैं या एक के बगल में एक रख देते हैं, और दोनों वेव्स आगे बढ़ती हैं, आगे जाकर सुपरइम्पोज होती हैं और बीट्स का फॉर्मेशन निश्चित है, तय है। और अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो आपको लाउड साउंड, फिर साइलेंस, फिर लाउड साउंड, फिर साइलेंस, फिर लाउड साउंड, फिर साइलेंस, ये फेनोमेना अपीयर होगा। और इसी फेनोमेना को हम लोग बीट्स का फॉर्मेशन कहते हैं। बीट्स वेव की इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। बीट्स वेव की इक्वेशन बड़ी होती है। उस इक्वेशन में जो पहला हाफ होता है 2a cos 2π f1 - f2/2t, ये बीट्स वेव का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बीट्स वेव की इंटेंसिटी इसका स्क्वायर करने पे आ जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ बीट्स वेव इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 2π f1 - f2/2 इंटू t के बराबर होता है। f1 - f2/2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर f1 - f2/2 की वैल्यू 5 है, मतलब एक सेकंड में एम्पलीट्यूड अपनी किसी भी वैल्यू को 5 बार रिपीट करता है। अगर f1 - f2/2 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब बीट वेव का एम्पलीट्यूड अपनी किसी भी वैल्यू को एक सेकंड में 3 बार रिपीटिशन करता है, ठीक है ना। अगर हमें बीट्स बनानी है तो जो ट्यूनिंग फॉर्क हम लेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 या 10 से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 3 है, बीट्स बनेंगी, सुनाई भी पड़ेंगी। अगर 300 और 304 होगा तो भी बढ़िया, 300 305 बढ़िया, 300 306 कोई दिक्कत नहीं, 300 310 दिक्कत होने ही वाली है। 300 हाँ डिफरेंस 10 हो गया, समझ लीजिए कि बीट्स बहुत जल्दी सुनाई पड़ेंगी और आपको सुनने में दिक्कत होगी। बहुत जल्दी लाउड साउंड आएगी और आपको उनमें अंतर स्थापित करने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, महसूस होगा, ठीक है ना। 311 बीट्स बनेंगी, लेकिन लाउड साउंड इतनी जल्दी होगा कि आपको दो लाउड साउंड अलग अलग सुनाई नहीं पड़ेंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बात को ठीक से समझिए। अब आप ये समझ लीजिए कि किसी ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करने से वो भारी हो जाता है। वैक्स करने का मतलब होता है मोम लगा देना। देखो मोम, एक सेकंड रुक जाइए, ये ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, ठीक है ना। और ये देखिए हमने मोम लगा दिया, दोनों में मोम लगा दिया, जिसको वैक्सिंग कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कितनी हो जाएगी, लेकिन हमने देखो इसको बढ़कर दिखाया, मतलब बढ़ जाएगी। अगर हम वेनिंग करेंगे, वेनिंग मतलब फाइलिंग, मतलब इसमें रेगमाल घिस देंगे। अगर हम रेगमाल, क्या लिखा हुआ है, कम हो जाएगी। जब हम भारी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे 300 था तो 299 या 298 डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हम घिसाव करेंगे, रेगमाल से रगड़ेंगे तो हल्कापन आ जाएगा, और हल्कापन आ जाने से वाइब्रेशन फास्ट हो जाएंगे, और वाइब्रेशन अगर फास्ट हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे 380
301 हो सकती है हर्ट्ज हो सकती है, या 302 हर्ट्ज हो सकती है। इस बात का बहुत महत्व है। अगर हम इस बात को समझेंगे तभी हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम किसी ट्यूनिंग फॉर्क में वैक्स करते हैं या उसमें कुछ लगा देते हैं, ऑयल में डुबो देते हैं, तो भारीपन आ जाएगा और उसके प्रॉन्ग अब उतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर हम घिसाव कर देते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क के जो मेटल का ट्यूनिंग फॉर्क है उसके कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल रगड़ के झड़ जाएंगे, तो वो हल्का हो जाएगा, जरा सा उसका मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा तो इनर्शिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर ये काम साउंड वेव नहीं बल्कि लाइट वेव में किया जाए, तो भी बीट्स बनेंगी, लेकिन बीट्स की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी, बीट फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी कि टाइम इंटरवल कम होगा, और कम टाइम इंटरवल में आप लाइट वेव में बीट्स नहीं देख पाएंगे। जैसे साउंड वेव में बीट्स सुनते हैं तो लाइट वेव में बीट्स देखते हैं, मतलब ब्राइट, एक ही जगह पर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क देखेंगे। आप पर्दा लगाएंगे तो एक जगह पर आपको ब्राइट डार्क देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसे देख नहीं पाएंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टर उसको देख सकता है, लेकिन हमारी आंखें उसको नहीं देख पाएंगी, क्योंकि ब्राइट और डार्क इतनी जल्दी बनेंगे और बिगड़ेंगे कि ना ब्राइट नजर आएगा ना डार्क ठीक से नजर आएगा। या तो डार्क ही डार्क नजर आएगा या फिर ब्राइट ही ब्राइट नजर आएगा। मतलब ब्राइट के बाद डार्क और डार्क के बाद ब्राइट, ऐसा फेनोमेना ऑल्टरनेट में नजर नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूसली ब्राइट नजर आएगा या फिर कॉन्टिन्यूसली डार्क नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपको बीट्स नहीं दिख रही है ना। अगर लगातार ब्राइट दिख रहा है तो मतलब बीट्स नहीं, लगातार डार्क किसी को दिख रहा है तो मतलब बीट्स नहीं है। बीट्स का मतलब होता है ब्राइट डार्क एक ही जगह पर ऑल्टरनेट रेगुलर दिखना चाहिए। और साउंड वेव में रेगुलर सुनना चाहिए। लाउड साइलेंस, ठीक है ना, रेगुलर होना चाहिए। देखिए बीट्स वेव को हम लोग किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ बीट वेव, देखिए समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आएगी। 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t, और इंटेंसिटी ऑफ बीट वेव की इक्वेशन होती है 4i cos स्क्वायर 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t, ठीक है ना। तो इसको देखकर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीट वेव का एम्पलीट्यूड समय के साथ किस तरीके से वेरी करेगा, टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगा। ये समझने का मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है कि एम्पलीट्यूड किस तरीके से वेरी करेगा। हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन जितना अभी हम बता चुके हैं उतने से ही सॉल्व हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहना तो तुम कल के टेस्ट में इस बात को आजमा लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन विशेष तौर पे कोई फ्रेम नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन जैसा हमेशा से देते रहे वैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। जब एनटीएसपी में बीट्स आएगा तभी उसके क्वेश्चन देखना, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आराम से तुम सॉल्व करोगे। ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स वेव, और ये इसका एक फुल टाइम पीरियड मैंने शो किया। चलिए फुल टाइम पीरियड के आगे हम नहीं बनाएंगे, जिससे कि ठीक से एक चीज तो दिखाई पड़े। ये हो गया, ये कॉस का ग्राफ है, ये देखिए रिपीटेशन आ गया, एक फुल टाइम पीरियड हो गया। अब आइए फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम लोग, इंटेंसिटी का ग्राफ हम लोग इसी के साथ समझें। इसी के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा कंपैरिजन होगा। जो इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर का फंक्शन है, बीट्स वेव की इंटेंसिटी। एक्चुअली इंटेंसिटी का मतलब होता है लाउडनेस या साइलेंस, है ना। इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब लाउड, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम है मतलब लाउड, इंटेंसिटी मिनिमम है मतलब साइलेंस, जीरो है मतलब साइलेंस। इंटेंसिटी जीरो है मतलब साइलेंस। ये देखिए कॉस का ग्राफ चल रहा है, ये देखिए, और ये पोर्शन जो एम्पलीट्यूड के ग्राफ में नेगेटिव में गया था वो इंटेंसिटी के ग्राफ में पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। इसलिए ये ग्राफ इस प्रकार का होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी मैंने आपको कुछ इस प्रकार की चीजें बताई थी, ठीक है ना। और देखिए इंटेंसिटी ने अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट कर दिया, t/2 टाइम बाद रिपीट कर दिया। देखिए तो ये देखिए 4i, ये क्या है बोलो 2a,
अब तुम कहोगे ए हम भूल रहे हैं क्या है, आई हम भूल रहे हैं क्या है। जो दो वेव y1 और y2 हम लेके चले थे स्टार्टिंग से, उनके एम्पलीट्यूड ए है और उनकी इंटेंसिटी आई और आई है। दोनों के एम्पलीट्यूड हम सेम लेकर क्यों चले हैं, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो लाउड और साइलेंस बिल्कुल कंट्रास्ट होंगे, अच्छा सुनाई पड़ेगा। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे तो लाउड के बाद जो साइलेंस होगा वो लेस लाउड होगा, मतलब कंप्लीट साइलेंस नहीं होगा, लेस लाउड होगा। मतलब क्या पैटर्न होगा, लाउड फिर धीमे धीमे कम होता हुआ साइलेंस कभी नहीं आएगा, लेस मतलब मिनिमम लाउड हो जाएगा, फिर मैक्सिमम लाउड, फिर मिनिमम लाउड, फिर मैक्सिमम लाउड, फिर मिनिमम लाउड। मतलब अच्छा लाउड और लेस लाउड में कंट्रास्ट बढ़िया नहीं होगा। कंट्रास्ट का मतलब होता है, तुम लोग कंट्रास्ट समझते होगे मेरा ख्याल है, जैसे काली पट्टी फिर सफेद पट्टी फिर काली पट्टी फिर सफेद पट्टी, इसको बोलते हैं बढ़िया कंट्रास्ट। और काली पट्टी के बाद सफेद पट्टी फिर काली पट्टी फिर सफेद पट्टी, ये तो कंट्रास्ट हो गया। अब काली पट्टी के बाद सफेद पट्टी, काली पट्टी बिल्कुल पूरी तरह काली नहीं है, मतलब जो ब्लैक स्ट्रिप है वो ब्लैक के साथ कुछ व्हाइट मिला हुआ है, यानी कि उतना बढ़िया ब्लैक नहीं है और व्हाइट उतना बढ़िया व्हाइट नहीं है। इसको बोलते हैं कि कंट्रास्ट अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा बीट्स नहीं माना जाएगा। मतलब लाउड साउंड के बाद साइलेंस बनना चाहिए, तो लाउड साउंड के बाद साइलेंस नहीं बनेगा बल्कि लेस लाउड बनेगा, फिर मोर लाउड, फिर लेस लाउड, फिर मोर लाउड, फिर लेस लाउड। तो ये भी बीट्स हैं। ऐसी बीट्स कब बनेंगी, जब ए पहली वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, तब अच्छा बीट्स नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा बीट्स तब बनता है जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो, ए हो, और दोनों की इंटेंसिटी भी सेम हो, आई और आई हो। अगली बात जो हम बोल चुके हैं, फ्रिक्वेंसी में अंतर होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छी बीट्स कब बनेगी, जब दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होंगे ए और दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होंगी आई, और फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर होगा, और वो अंतर जो होगा फ्रिक्वेंसी में वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। तो इतना सा हम लोगों ने किया, ठीक है ना। और अब आपको हम ये बताते हैं कि बीट्स वेव, अरे यार और अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिरकार बीट्स वेव को आप कैसा देख पाएंगे, ठीक है ना। बात समझिएगा, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए कि 5 हर्ट्ज है, ठीक है ना। यानी कि 1 सेकंड में एक वेव निकाल देगा, अगली वेव 1 सेकंड बता रहे हैं अभी, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, ठीक है ना। पहली वेव कौन सी है, ये जो सबसे आगे है, समझते नहीं हो बात को। जो सबसे पहले निकलेगा वो सबसे आगे लाइन में सबसे आगे होगा ना, तो सबसे पहले ये वेव निकली है, समझा करो यार बात को। ये एक वेव होती है, ठीक है ना, ये एक वेव है, ये एक वेव है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, और ये पूरी 5 वेव हो गए। कितने सेकंड में, मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्किंग में लिखा है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी वेव हो गई, 5 वेव। 5 वेव पर 5 वेव्स पर सेकेंड, 5 वेव्स पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज थी। दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया था जिसकी फ्रिक्वेंसी 7 हर्ट्ज थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतने ही, मतलब 1 सेकेंड में इतने ही टाइम में 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव। अब समझ में नहीं, गड़बड़ हो गया। अरे भाई डिजाइन पे मत जाओ यार, सब बात तुम लोग समझते नहीं हो। तुम लोग आर्ट वार्ट देखने लगते हो, मेरी आर्ट ना देखो मेरी। मतलब इतनी जगह में हमको 7 वेव बनानी है तो जरूर से ना बन जाएंगे, समझो हम 7 वेव बनाना चाहते हैं। अरे यार 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव, और किसी प्रकार से हमने जबरदस्ती करके 7 वेव बनाई थी। काफी ठीक ही बना है, अच्छा ही बना है, खराब नहीं बना है, ठीक है ना। ये हो गया 7 वेव्स पर सेकंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी क्या थी, 7 हर्ट्ज थी, मतलब वो 1 सेकंड में 7 वेव प्रोपगेट करता है। अब ये दोनों सुपर इम्पोज हो गए, ठीक है ना। तो F1 है 5 हर्ट्ज और F2 है 7 हर्ट्ज। तो बताइए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा F कितना होगा, बोलो, F1 माइनस F2, और माइनस हमने ये वाला लगाया था। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा है इससे छोटा, पीछे मत पड़ो यार F1 माइनस F2 के,
ये माइनस साइन इस प्रकार का लगा हुआ है, इसका मतलब है बड़े से छोटा वाला घटा दो। तो 7 - 5 करो, 7 - 5 मतलब कितना हो गया बताइए, 2 हर्ट्ज हो गया। अब बीट्स फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। बीट्स फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज का क्या मतलब है बोलिए, 1 सेकंड में 2 बार लाउड साउंड और 2 बार साइलेंस, है ना, इस प्रकार से। हाँ, 1 सेकंड में 2 बार लाउड साउंड, 1 सेकंड में 2 बार लाउड साउंड अपीयर होगा। तो ये देखिए, ये है बीट वेव, का एनवलप, और ये है बीट वेव का एम्पलीट्यूड। बीट वेव का एम्पलीट्यूड जो पहले कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगी। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ बीट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ बीट वेव। एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगी, तो आवाज धीमी सुनाई पड़ेगी। अब आवाज तेज हो रही है, अब आवाज और तेज हो रही है, आवाज सबसे लाउड हो गई, सबसे ज्यादा तेज हो गई है आवाज। अभी आवाज धीमे है, आवाज तेज हो रही है, साउंड और तेज सुनाई पड़ रही है, साउंड और तेज सुनाई पड़ रही है। अब बोलो, साउंड सबसे ज्यादा तेज सुनाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं लाउड। अब साउंड फिर से धीमी पड़ने लगी है, और धीमी पड़ने लगी है, और धीमी पड़ने लगी है, और अब क्या हो गया बोलो, साइलेंस हो गया। उसके बाद फिर से क्या शुरू हुआ, फिर से साउंड सुनाई पड़नी शुरू हुई, और तेज हो रही है, और तेज हो रही है, और तेज होती जा रही है, और अब ये सबसे हो गई है तेज। और सबसे तेज होने के, इसको बोलते हैं लाउड। सबसे तेज होने के बाद अब एम्पलीट्यूड फिर से कम हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी फिर से कम हो रही है, मतलब साउंड धीमी होती जा रही है। और अब क्या हो गया बोलो, साइलेंस। तो 1 सेकंड में 2 बार लाउड सुनाई पड़ रहा है, इसी को कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में 2 बार लाउड, 1 सेकंड में 2 बार लाउड और 2 बार साइलेंस। नहीं, शुरुआत का नहीं बोला जाता है। 1 सेकंड में ये साइलेंस है, ये साइलेंस है, स्टार्टिंग का साइलेंस नहीं बोला जाता है। और लाउड, हाँ, लाउड स्टार्टिंग में है ही नहीं, लाउड यहाँ जाके हुआ है। तो लाउड और लाउड, तो 1 सेकंड में 2 बार लाउड और 1 सेकंड में 2 बार साइलेंस। अब तुम साइलेंस के पीछे ना पड़ो, केवल लाउड पे ध्यान दो। 1 सेकंड में 2 बार, बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 2 टाइम्स लाउड साउंड आपको सुनाई पड़ेगी, और उनके बीच में 2 बार आपको साइलेंस सुनाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये है बीट वेव की का डिजाइन, और ये है फर्स्ट वेव का सिंबॉलिक डायग्राम, और ये है सेकंड वेव का सिंबॉलिक डायग्राम, और ये है बीट वेव का सिंबॉलिक डायग्राम। जहां पर आपको एम्पलीट्यूड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी भी एम्पलीट्यूड के साथ बढ़ेगी, और इस समय एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, जो कि लाउड साउंड सुनाई पड़ने की निशानी है। और यहाँ भी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ भी आपको लाउड साउंड सुनाई पड़ेगा। और इस लाउड साउंड और इस लाउड साउंड के बीच जो इंटरवल होता है, उसी को कहते हैं टाइम इंटरवल ऑफ बीट्स, जिसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1/f1 - f2। ये देखिए, इनके बीच जो टाइम इंटरवल होता है, दैट इज टाइम बिटवीन 2 लाउड साउंड्स, जिसको बोलते हैं टाइम इंटरवल ऑफ बीट्स। क्या आपको बात समझ में आ गई है? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, और नोन अननोन के हम कुछ एग्जांपल दे देंगे। अभी हम आधे घंटे के अंदर पीडीएफ लोड करने जा रहे हैं, पीडीएफ लोड करने जा रहे हैं, जिसमें ये सब आपको बना हुआ लिखा हुआ मिलेगा। जो भी हमने ग्राफ बनाए, जो भी हमने ये सिंबॉलिक डायग्राम बनाए दोनों वेव्स के, उसका बीट्स का जो डायग्राम बनाया वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा कि अगर 2 लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर हो, अगर एक साथ चलेंगे तो पर्दे पर लाइट वेव की भी बीट्स ब्राइट और डार्क फॉर्म में बनेगी, पर वो हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो फेनोमेना बहुत फास्ट होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, टाइम इंटरवल बहुत कम होगा। तो लाइट वेव में बीट फेनोमेना होता तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। बीट वेव जो बीट सुनाई पड़ती है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर खड़े होने पर सुनाई पड़ती है, एक बार लाउड साउंड, एक बार साइलेंस, फिर लाउड साउंड, फिर साइलेंस, ठीक है ना। लाउड साउंड एकदम से नहीं आता है, आपने अभी समझा नहीं लगता है। लाउड साउंड एकदम से नहीं आता, आप समझ नहीं रहे बात को। जैसे कोई हॉर्न है, सायरन है, वो धीमे से बढ़ता है, उसका साउंड धीमे से बढ़ता है, फिर कम होते होते बिल्कुल चुप हो जाता है, फिर चिल्लाना शुरू करता है, और तेज और तेज और तेज, फिर लाउड हो गया, फिर धीमे होते होते साइलेंस हो गया। इस प्रकार से बीट्स का फेनोमेना होता है। आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे कर रहे थे टक 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 टक, ये तरीका नहीं है भाई। हम तो कितना समझाएंगे, अब हम पेन से तो ये कर नहीं सकते। ये है बीट्स, बात समझ में आ रही है? यानी कि एकदम से लाउड नहीं आएगा और एकदम से साइलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे अभी बताया वैसा फेनोमेना, इसको कहते हैं बीट्स।
ये एक ही जगह पे सुनाई पड़ता है, एक जगह खड़े हो जाइए आपको ऐसे ही सुनाई पड़ेगा। तो मोबाइल ले लीजिए, उसमें वाइब्रेशन लगा दीजिए, मतलब दोनों वाइब्रेट करें, दोनों से वाइब्रेशन निकले और अगल बगल रख दीजिए और वहां किसी को खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। अगर उसके कान ठीक से सेंसिटिव होंगे तो वहां पर उसको एक बार लाउड और एक बार फिर धीमे करके साइलेंस, फिर लाउड, फिर साइलेंस, थोड़ा सा अंतर रखिएगा। दोनों मोबाइल्स में जो फ्रीक्वेंसी लगाएगा उसमें एक की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 15 हर्ट्ज डाल देना, दूसरे की 17, एक की 20 हर्ट्ज डाल देना, एक की 22 डाल देना, ठीक है ना। या एक की 200 हर्ट्ज और दूसरे की 205 हर्ट्ज डाल देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बीट्स का प्रैक्टिकल भी दिखाई पड़ सकता है। हालांकि इसके चक्कर में ना पड़िए, क्या करेंगे प्रैक्टिकल करके बात समझ लीजिए, सवाल हो जाए आपका, बात खत्म। बीट वेव में खूब पूछा जाता है कि बीट वेव का एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो बता दीजिए 2a। बीट वेव की इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, तो बता दीजिए 4i, ठीक है ना। देखिए करना ये है तुमको कि जैसे नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है, नॉन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को हमेशा बीच में रखना, जैसे कि 300 हर्ट्ज ये नॉन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, और अननोन की फ्रीक्वेंसी को तुम ऊपर नीचे कर देना। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर नीचे लिख देना, बहुत जल्दी ये काम कर देना। अननोन हो गया, बीच में नोन कर दिया, ऊपर नीचे अननोन कर दिया। अब मान लीजिए कि नोन और अननोन आपस में 5 बीट दे रहे हैं, ये देखिए ये नोन है और ये उसके साथ में ये देखिए ये अननोन है। इसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है और ये दोनों मिलकर आपस में मान लीजिए कि 5 बीट दे रहे हैं, 5 बीट्स दे रहे हैं, है ना। जब 5 बीट्स दे रहे हैं तो बताइए अननोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। अननोन की फ्रीक्वेंसी नोन से या तो 5 ज्यादा होगी, नोन से या तो 5 ज्यादा होगी या नोन से 5 कम होगी, तो 300 से 5 कम यानी कि 295 हर्ट्ज होगी। अब कह रहे हैं कि अननोन वाले में वैक्सिंग कर दी, मतलब भारीपन कर दिया, वैक्स लगा दिया, जिससे कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 से बढ़कर 7 हो गई, 5 से बढ़कर 7 हो गए। तो 7 पे ध्यान मत दीजिए, तो केवल इतना ध्यान दीजिए कि पहले 5 थी, पहले 5 बीट्स मिल रही थी, अब 7 बीट्स मिल रही है। अच्छा, अननोन में हमने वैक्सिंग की है, मतलब अननोन की फ्रीक्वेंसी, ये गैप कितना है बताइए, 5 हर्ट्ज का गैप है, और ये गैप भी कितना है बताइए, 5 हर्ट्ज का गैप है। अब अननोन में वैक्सिंग कर दी, वैक्सिंग करने से ये वैल्यू नीचे आएगी। हाँ, ये वैल्यू जो मतलब आंसर या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में हमें सही आंसर का चुनाव करना है। तो अगर हमने वैक्सिंग कर दी है तो भारीपन आएगा, भारीपन आने की वजह से फ्रीक्वेंसी घटेगी, जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो ये गैप घटेगा, और वहाँ हाँ मतलब गैप घटेगा, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, जबकि हमें बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। हमने अननोन वाले को मोम लगा दिया, वैक्सिंग कर दी, वैक्सिंग करने से अननोन की फ्रीक्वेंसी घटेगी, मतलब ये भी घटेगी। अगर ये आंसर होगा तो भी घटेगा, ये आंसर होगा तो भी घटेगा। तो जब ये घटेगा तो गैप 5 से बढ़कर 7 हो सकता है, और जब ये घटेगा तो गैप 5 से कम हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये तरीका होता है अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। नोन की फ्रीक्वेंसी को बीच में रखना और अननोन की फ्रीक्वेंसी को ऊपर और नीचे रखना, ठीक है ना। ये नोन और अननोन मिलकर कितने बीट्स दे रहे हैं, 5 बीट दे रहे हैं। तो जो नोन की फ्रीक्वेंसी होगी उससे 5 ज्यादा होगी या इससे 5 कम होगी, तो ज्यादा ऊपर लिख दिया, कम नीचे लिख दिया। अब अननोन वाले में हमने क्या किया, हमने वैक्सिंग करा, वैक्सिंग करने से अननोन की फ्रीक्वेंसी ये आंसर होगा तो भी घटेगा और ये आंसर होगा तो भी घटेगा। जब ये घटेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब ये घटेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी अंतर बढ़ेगा और बढ़ता हुआ ही कहा जा रहा है, इसलिए आंसर कितना होगा, 295 होगा। एक और सवाल देखिए, ये क्वेश्चन अभी तुमको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, सॉल्यूशन मैंने बता दिया, टिक लगा दिया, मतलब ये आंसर हो गया। एक नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है, एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है। नॉन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, दिया है भाई, नॉन है, दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर 2 बीट्स देते हैं, तो फिर
नोन की फ्रिक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, तो अननोन की फ्रिक्वेंसी या तो 300 से 2 ज्यादा होगी या 300 से 2 कम होगी, यानी कि 298 हर्ट्ज होगी। ठीक है ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि अननोन वाले में फाइलिंग कर दी या वेनिंग कर दिया, रगड़ दिया। ठीक है ना। तो बीट फ्रिक्वेंसी 2 से बढ़कर 4 हो गई, 2 से बढ़कर 4 हो गई। चलिए अननोन की जब फाइलिंग करेंगे तो अगर ये आंसर होगा तो ये भी, बट एक सेकंड गैप लिख दे तब आगे बताते हैं। पहले गैप लिख देने दो। ये गैप भी 2 हर्ट्ज का है और ये गैप भी 2 हर्ट्ज का है। अब हमने अननोन वाले में रगड़ लगा दी, यानी कि वेनिंग कर दी, फाइलिंग कर दी। ऐसा करने से अगर ये आंसर होगा तो भी बढ़ेगा और अगर ये आंसर होगा तो भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो अंतर घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो अंतर घटेगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। और ये जब बढ़ेगा तो अंतर भी बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा मतलब बीट फ्रिक्वेंसी 2 से बढ़कर 4 हो जाएंगी इसके बढ़ने से। ठीक है ना। तो इसलिए ये आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा। इस बार आंसर ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। एक बार फिर समझिए, अननोन में हमने जब फाइलिंग कर दी तो बीट से 2 से बढ़कर 5 हो गई, 2 से बढ़कर 5 हो गई। तो जब अननोन में फाइलिंग करेंगे तो ये आंसर होगा तो भी बढ़ेगा और ये आंसर होगा तो भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो गैप घटेगा। ठीक है ना। ये बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा मतलब बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और वही कह रहे हैं सवाल में, इसलिए आंसर ये होगा। ये बढ़ेगा तो डिफरेंस घटेगा और डिफरेंस घटेगा तो बीट फ्रिक्वेंसी भी घट गई, समझ लो। इसलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 बीट दे रहे थे और फाइलिंग करने के बाद 4 बीट दे रहे हैं। ठीक है ना। इस तरीके से हम किसी भी प्रकार की सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नोन और ये ट्यूनिंग फॉर्क अननोन। नोन की फ्रिक्वेंसी 300 हर्ट्ज है और नोन अननोन के साथ मिलकर 5 बीट्स दे रहा है। नोन अननोन के साथ मिलकर 5 बीट्स दे रहा है। थ्री 300 हर्ट्ज 5 बीट्स दे रहा है, यानी कि अननोन की फ्रिक्वेंसी 300 से या तो 5 ज्यादा होगा या फिर 300 से 5 कम होगा। ये गैप 5 हर्ट्ज का है और ये गैप जो होता है, ये जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बीट फ्रिक्वेंसी। 5 हर्ट्ज का है। ठीक है ना। आंसर या तो ये नीचे वाला होगा या, अरे ये तो नोन है भाई, इसमें क्या देख रहे हो। आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। आप कह रहे हैं कि नोन वाले में वैक्सिंग कर दी, नोन वाले में वैक्सिंग कर दी और बीट फ्रिक्वेंसी 5 से घटकर 2 हो गई ना। इस बार अननोन वाले में नहीं किया, इस बार नोन वाले में करा रहे हैं। नोन वाले में वैक्सिंग कर दी, नोन वाले में वैक्सिंग करेंगे तो नोन वाले की फ्रिक्वेंसी घटेगी, तो इसको घटाओ, हाँ इसको घटाओ। जब घटाओगे तो ये इसकी तरफ बढ़ेगा। जब ये इसकी तरफ बढ़ेगा तो गैप कम हो जाएगा। और वही कह रहे हैं कि पहले 5 बीट मिल रही थी, अब 2 बीट मिल रही हैं। किसमें वैक्सिंग की गई है, नोन वाले में वैक्सिंग करोगे नोन की फ्रिक्वेंसी घटेगी तो ये गैप 5 से घटकर 2 हो सकता है। इसलिए ये आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब नोन की फ्रिक्वेंसी घटेगी तो ये गैप बढ़ेगा तो बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। जबकि सवाल में कहा गया कि बीट फ्रिक्वेंसी 5 से घटकर 2 हो गई, तो 5 से घटकर 2 हो गई, 5 से घटकर 2 हो गई। तो 2 पे ध्यान मत दो, ये इस बात पे ध्यान दो कि 5 से घट गई। तो जब नोन को वैक्सिंग करेंगे तो ये जो हर्ट्ज हैं वो घटेंगे। जब ये हर्ट्ज घटेंगे तो ये इसकी क्लोज आ जाएगा तो बीट फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। जबकि इसके नीचे आने से ये गैप बढ़ेगा, मतलब बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। इसलिए ये आंसर नहीं बल्कि ये आंसर होगा। ये जहां पे हम टिक लगा रहे हैं वो आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कभी कभी 3 ट्यूनिंग फॉर्क लेकर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ 3 ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, पीडीएफ में उनकी भाषा के साथ आपको हम दे देंगे। यहाँ पर अगर लैंग्वेज बताएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए आइए 3 ट्यूनिंग फॉर्क है, इनकी फ्रिक्वेंसी
के बारे में कुछ पता नहीं। एक ए है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क बी है, तीसरे को सी कहा गया है, और ए और बी मिलकर 5 बीट्स देते हैं, और बी और सी जब बजाए जाते हैं आपस में तो ये 3 बीट्स देते हैं। ठीक है भाई, ए और सी को जब एक साथ वाइब्रेट करते हैं तो 5 बीट्स सुनाई पड़ती हैं। 5 बीट्स सुनाई पड़ने का मतलब है 1 सेकंड में 5 बार लाउड साउंड सुनाई पड़ती है। जब बी और सी को एक साथ वाइब्रेट कराते हैं तो 3 बीट्स बनती है, मतलब 1 सेकंड में 3 बार लाउड साउंड सुनाई पड़ती है। तो क्वेश्चन है कि ए और सी को एक साथ बजाया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ए और सी को एक साथ बजाया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। चलिए, माना कि इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या तो 5 कम या 5 ज्यादा। तो 5 अगर ज्यादा हो गई तो f+5 हर्ज, और अगर हर्ज, और अगर 5 कम हो गई तो f-5 हर्ज आंसर होगा। यानी कि हो सकता है बी की फ्रीक्वेंसी f से 5 ज्यादा या 5 कम। अच्छा, अब इसको साथ में बजाते हैं तो 3 बीट्स मिलती हैं। तो अगर बी की फ्रीक्वेंसी ये है तो अगर बी की फ्रीक्वेंसी ये है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो सी की फ्रीक्वेंसी की क्या पॉसिबिलिटी है, f+5 से 3 ज्यादा या f+5 से 3 कम। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है, f+5 से 3 ज्यादा या f+5 से 3 कम। और अगर बी की फ्रीक्वेंसी ये नहीं है बल्कि ये है, तो यहाँ भी क्या पॉसिबिलिटी है, f-5 से 3 ज्यादा, f-5 से 3 कम, ये पॉसिबिलिटी है। ये 4 पॉसिबिलिटी क्यों बन गई? 4 पॉसिबिलिटी इसलिए बन गई क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी को हमने माना f, और ये दोनों मिलकर 5 बीट देते हैं, तो बी की फ्रीक्वेंसी की 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है ना, और ये मिलकर 3 बीट देते हैं, तो अगर बी की फ्रीक्वेंसी ये है तो भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, और अगर बी की फ्रीक्वेंसी ये है तो भी 2 पॉसिबिलिटी हैं। इस प्रकार से सी की फ्रीक्वेंसी में पॉसिबिलिटी 4 की है। अब क्वेश्चन ये है, 4 वैल्यूज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। क्वेश्चन ये है कि ए और सी को एक साथ बजाया जाए तो कितनी बीट्स दे सकते हैं। तो ये f है और ये f+8 है तो 8 बीट मिलेंगी। ये f है और ये f+2 है तो 2 बीट मिलेंगी। अच्छा, ये f है और ये f-2 है तो 2 बीट मिलेंगी। ये f है और ये f-2 और ये f-8। ये f है और ये f-2 है तो 2 बीट्स मिल सकती हैं। ये f है और ये f-8 है तो 8 बीट्स मिल सकती हैं। तो अगर C का फ्रीक्वेंसी ये है तो एक साथ बजाओ 8 बीट, ये है तो 2 बीट, ये है तो 2 बीट, ये है तो 8 बीट। यानी आंसर क्या होगा कि अगर हम A और C को एक साथ बजाएं, ये देखिए लिखा हुआ है A और C को एक साथ बजाएं तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज भी हो सकती हैं और 8 हर्ट्ज भी हो सकती है। तो इस सवाल में डबल ऑप्शन होंगे, यानी कि जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा वो सही होगा, या फिर जिस ऑप्शन में 2 हर्ट्ज और जिस ऑप्शन में 8 हर्ट्ज लिखा होगा, बोथ A एंड B या बोथ B एंड C या बोथ A एंड D, जो भी होगा, जहां भी 2 हर्ट्ज और जहां भी 8 हर्ट्ज लिखा होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं। आप इसको रिवाइज करिए, कल के टेस्ट में देखिए आप क्वेश्चन बीट्स के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, और देखिए अभी पेपर हम देख चुके हैं, लेकिन अभी इसको एक बार फिर से देखेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो बीट्स के कुछ क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन देखिए बढ़ा देते हैं, जिससे आपको ये क्रॉस टैली हो जाए कि आ रहा है क्या है। ठीक है ना, जो नहीं कोई आएगा तो हमसे आके पूछेंगे, ना आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आपने बात को ध्यान से सुना है तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आप इसे कर लेंगे, डेड श्योर आप इसे कर लेंगे। चलिए अब आगे का काम देखते हैं।